अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सेकंड लेक्चर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में आप लोगों के लिए सबसे आसान क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उठाए हैं, जिसमें हमने एमटीएस को भी उठाया है, सीएचएसएल को भी उठाया है और उसके पैरेलल और भी क्वेश्चंस उठाए हैं। और दोस्तों फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को ग्रेड अप करते हुए हम लेवल अप करते हुए जाएंगे, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को उस लेवल पर भी लेकर जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑन बोर्ड दूंगा भी करने के लिए, जिसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर सोल्व कीजिएगा। और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोग आप लोगों को इजी, मॉडरेट और फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चंस पर जिस पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यार भरी कहानी को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेहतरीन एरिया है जिसके अंदर हम सभी चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं बच्चों। तो आइए पहले सवाल की ओर हम बात करते हैं। लॉट्स ऑफ किड्स वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड व्हेन द बस अराइव। लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो सीपीओ की ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब यहां से पहले एक बात को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। व्हेन द बस अराइव्ड, अराइव्ड लिखा है हमें किसमें, V2 में। यानी कि ये अपने आप में क्या हो गया भाई, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर इस पूरे के पूरे क्लॉज की मैं बात कर रहा हूं तो ये मुझे टाइम बता रहा है सर ये बात पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम की है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली बातें तो हमारी तरफ से बाहर हो गई। अरे बोलो हाँ। अब फिर दोस्तों अगर मैं आप लोगों के सामने कहूँ अ लॉट ऑफ, या अगर मैं आप लोगों के सामने कहूँ लॉट्स ऑफ, इनके साथ जैसा हमें नाउन देखने को मिलेगा, जैसा नाउन हमें देखने को मिलेगा वैसे ही इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। करेक्ट है। यानी कि अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब हम लोगों को चाहिए, ठीक है जी। अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब हम लोगों को चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो भैया सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो दोस्तों यहाँ हमारे सामने क्या लिखा है, किड्स। तो किड्स के अनुसार हम लोगों को क्या बेहतरीन आंसर चाहिए। करेक्ट है भाई, बोलो हाँ। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम ध्यान से देखते हैं। ये एमटीएस की थर्ड शिफ्ट का सवाल उठाया गया है, ठीक है ना जी। मैथमेटिक्स आर नॉट इजी टू लर्न। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है, बिना पढ़े भी कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है। लेकिन इसके जरिए मैं आपको क्या रिकॉल कराना चाह रहा हूँ, जब आप लोग रिवीजन लगाएं अपने नोट्स की तो एक बार उस सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा नाउन में, जहां आप लोगों को उन नाउन्स की जानकारी दी गई है कि कौन सी वजह से नाउन सिंगुलर और कौन सी वजह से नाउन प्लूरल। नाउन सिंगुलर दिखता है पर होता प्लूरल है, प्लूरल होता है पर सिंगुलर होता है, या इस तरीके की जो भी कहानियां हैं, ठीक है बच्चे। तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम, मैं अगर यहाँ छोटी सी आपके साथ बातचीत करूं, किसी भी सब्जेक्ट का नाम अगर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, किसी भी डिजीज का नाम, या फिर अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या फिर अगर मैं बात करता हूं किसी भी बुक का नाम, या फिर अगर मैं बात करता हूं किसी भी खेल का नाम, तो ये भले ही इनके अंत में एस या ईएस देखने को मिलता है पर ये रहते सिंगुलर ही हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। बेटा ये सेक्शन आपको रिवाइज करना है नोट्स में। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सर हटाएंगे हम सारी बातों को, और ये वाली बात हमारे सामने ठीक है। अगर इस हैज की हम बात करें, देखो ये तो आप हटा देंगे क्योंकि टाइमलेस स्टेटमेंट है, इसलिए प्रेजेंट में जाएगी। यहाँ आखिर हैज क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि सर हैज पोजेशन, रिलेशन या प्लान को बताता है। ना तो ये पोजेशन है, ना ये रिलेशन है, ना ये प्लान है, तो इसी वजह से ये भी डिस्कशन से बाहर हुआ। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस मेरे मन में आए, अब यहाँ से दो क्वेश्चंस मेरे मन में आए। पहला क्वेश्चन मेरे मन में आता है जो आप लोगों से पूछ लिया जाए, और मैं अगर ये कहने की कोशिश करता हूँ हिज मैथमेटिक्स हैज हैव कंफ्यूज्ड अस। मेरे बच्चों इसमें आप क्या हेल्पिंग अब लेकर चलेंगे, और फिर मैं अगर आप लोगों के सामने कहूं
तो ये हमारे सामने दो क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। रश्मि वर्क्स एट द हॉस्पिटल, डोंट शी। देखिए बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाते आप लोगों का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन टैग भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन टैग को लेकर हम निश्चित है अलग एक आप लोगों के साथ प्यार भरी बात करेंगे। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने की क्या तरीका बताया बेटा। सेंटेंस अगर हमारे सामने पॉजिटिव लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर सेंटेंस हमारे सामने नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग के अंदर सीधा सीधा क्या हेल्पिंग ऑफ यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को फ्रेम कर देते हैं। हाँ कि ना, जैसा हमारे सामने सब्जेक्ट है वैसा ही हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। जो हमारे सामने यहाँ पर टेंस यूज हुआ है उसी टेंस के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, बोलो हाँ। अब दोस्तों इस सवाल की अगर हम बात करते हैं वर्क्स, वर्ब की सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म हमारे सामने यूज हुई है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देखो शी तो सभी जगह पर लिखा है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, और यही हमारे सामने बात बनती है। करेक्ट है, बोलो हाँ। ठीक है बेटा, एक छोटा सा सवाल, चलिए ऐसा ही एक और सवाल आप लोगों के सामने है। यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज। अब देखिए हमने बहुत आसान मान लिया क्वेश्चन टैग को, लेकिन एग्जामिनेशन आपको डैमेज करता है, कंफ्यूज करता है, परेशान भी करता है। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ लिखा है यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, डोंट यू। आप इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या करेंगे, आपके लिए समझने की कोशिश करनी है भाई। किसी भी सब्जेक्ट के बाद अगर हैज, हैव या हैड की अगर हम बात करते हैं और इसके बाद पोजेशन, रिलेशन या कोई भी प्लान बताया जाता है, तो क्वेश्चन टैग के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ है इसी को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हैज, हैव या फिर हैड, इसी के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्शन लगाकर आगे प्रोनाउन का यूज करते हैं। करेक्ट है। तो अब इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव के लिए हमें नेगेटिव की तरफ जाना है तो दोस्तों हमारी तरफ से करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है सी फॉर चाइना। करेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए दो क्वेश्चन छोटे छोटे नन्हे नन्हे दो सवाल आप लोगों के लिए लिख कर दे रहा हूं। जरा क्वेश्चन टैग्स कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए घुमाया है, बनाकर दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इफ आई हैंड हर अ फ्लावर, अगर मैं उसको एक फ्लावर देता हूं एंड से गिव इट टू ममा, और इसको मम्मी को देना, शी टेक इट टू हर मदर। ठीक है जी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हमारे सामने क्या है, आई के साथ V1 का यूज होना, इसका मतलब ये हमें समझाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कही है। ठीक है ना जी। और यहाँ पर ये जो से किसके लिए यूज हुआ है, ये इसका सब्जेक्ट भी आई होगा, ये भी V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बात हो गई। तो ये उस इंसान का रूटीन एक्शन है, बिहेवियर है। रूटीन एक्शन या बिहेवियर के लिए पास्ट की ये कोई बात नहीं चलेगी भैया, तो हमारे पास क्या चलेगा, शी के अनुसार टेक्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री हैव प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइजिंग वे मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोवाइड पेशेंट केयर। चलिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, द इंटीग्रेशन, फिलहाल के लिए सब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है, करेक्ट हो गई बात। अब इस ऑफ जो कि अपने आप में कुछ और नहीं एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये हमारे सामने क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आगे लिखा है इनटू, प्रेपोजिशन के बाद ये भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, है ना। आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखा है, हैव द प्रोस्पेक्ट ऑफ
यहाँ पर लिखा है हैव द प्रोस्पेक्ट ऑफ, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर इसकी जगह हम लोगों को क्या लेकर चलना चाहिए, हैज। अब ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना जी। तो यहाँ फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं है हमारे सामने कंसीडर करने की, फिलहाल इसकी हमने छुट्टी की, आंसर पर हम सही पहुंच गए हैं। हैव द प्रोस्पेक्ट की बिल्कुल नॉनसेंस होगी और वर्क की यहाँ जरूरत नहीं है। करेक्ट हो गया बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 7 पर काम करते हैं। आर टीचर्स हैज प्लान्ड ऑफ गोइंग फॉर अ पिकनिक टू द दून वैली। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीएचएसएल की परीक्षा से सवाल उठाया गया है। तो ये तो सीधी बात हमें समझ में आ रही है कि आर टीचर्स, ये हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा है जो कि अपने आप में क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के हिसाब से हम बात करेंगे तो हैज को हमें कुछ ना कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। अरे हाँ है ना, तो बेटा प्लूरल के हिसाब से तो यहाँ कोई भी विकल्प काम नहीं आ रहा है के अलावा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कोई और विकल्प काम नहीं आ रहा है। करेक्ट हो गया भाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर काम हम कर लेते हैं। जो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है द कैप्टन एज वेल एज द एंटायर क्रू हैव रीच्ड द हार्बर सेफली। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो एज वेल एज कुछ और नहीं है, आप कहेंगे सर ये खूबसूरत सी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की वजह से द एंटायर क्रू ऑब्जेक्टिव केस हमारे सामने हुआ, तो यानी कि इसका जो अग्रीमेंट है वो किसके अनुसार हुआ, कैप्टन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इस हिसाब से अगर हम बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हैज आप लोगों ने बिल्कुल सही चुना है। अब हैज के हिसाब से सर प्लूरल के हिसाब से कौन सी बात बचती है भैया, इसके अलावा कुछ और हमारे पास नहीं बचती है। करेक्ट हो गया बेटा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर काम करते हैं। द बॉयज एंड द टीचर्स वांट्स टू विन। सवाल को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो ये वही वाली बात होगी, अलग डिटरमिनर, और यहाँ पर हमारे सामने एक अलग डिटरमिनर है, तो ये अलग 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 अलग। तो बाबूजी बात हमें समझ में आ गई कि प्लूरल हो गई, और प्लूरल के अगर हम हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं तो ये वांट्स वाली जो कंडीशन है ये अपनी डिस्कशन से बाहर हो गई। अब हमारे सामने बचता है बी, सी या फिर डी, इनमें से कोई एक आंसर मार्क करना। तो चलिए अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वांट के साथ जब हम टू लगा रहे हैं तो इसके साथ तो हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। हटाओ भाई, यहाँ पर सर दो फाइनाइट वर्ब लगातार एक साथ नहीं चल पाती हैं, तो बचता हमारे सामने क्या है, एक ही आंसर, दैट इज वांट टू विन। आइए बच्चे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द पैनल ऑफ जजेस अलोंग विद द कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द एंटायर कॉम्पिटिशन। अब सवाल पर अगर हम ध्यान देंगे तो बच्चों हमारे सामने द पैनल हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। मेरे बच्चों ये हमारे सामने होगी खूबसूरत सी प्रेपोजिशन। आप कहेंगे ऑफ जजेस, ये हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आगे अगर हम समझे अलोंग विद, तो ये हमारी क्या होगी बाबू, प्रेपोजिशन हो गई। प्रेपोजिशन के बाद द कोऑर्डिनेटर्स फिर से ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब सारी बात को छोड़कर पैनल ही हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इस लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये हैव तो अपने आप में चैलेंज हो गया। अब बेटा हैव को छोड़कर हमें सिंगुलर की ओर आना है, ये भी गया, ये भी गया, हैज बीन असाइनिंग और हैज बीन असाइंड। अब देखो ये खूबसूरत सवाल है। यहाँ पर आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखना होगा कि जब हम किसी एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो डूअर ओरिएंटेड होता है एक्टिव वॉइस, और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो ये अपने आप में कुछ और नहीं मेरे बच्चों, नॉन डूअर ओरिएंटेड होता है। नॉन डूअर का मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें ऑब्जेक्ट लिखी हुई वर्ब का रिसेप्शन होता है। तो भाई अगर रिसेप्शन या रिसीवर की हम बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, पैनल ऑफ जजेस ने क्या किया है, ड्यूटी को असाइन किया है, ठीक है ना, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरसीइंग द एंटायर कंपटीशन। तो आप कहेंगे सर अगर पैनल ऑफ जजेस ने ये ड्यूटी असाइन की है तो आपके दिमाग में ये आएगा सर असाइन किसको की है, ये तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया, इसका मतलब उनको असाइन किया गया है। तो जो किया गया है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो गए, और रिसीवर ऑफ एन एक्शन के लिए हमें पैसिव वॉइस की बात करनी पड़ेगी। आइए बलक बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। द ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एज वेल एज द प्रोजेक्ट लीडर्स वर डिस्कसिंग वेरियस इनोवेटिव अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, लिखे हुए सवाल पर आते हैं हम। द ग्रुप अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, कहानी आगे छोड़ दीजिएगा। अब अपने क्वेश्चन पर हम आते हैं। द ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलराइज करना होगा, इसके लिए
जब हम इसको सिंगुलराइज कर रहे हैं, यानी कि जब हम इस पॉइंट को सिंगुलराइज कर रहे हैं, तो सिंगुलराइज करने का मतलब वर बीइंग हमारी तरफ से डिस्कशन से बाहर हुआ। अब वॉज डिस्कसिंग एक पॉइंट है, हैड डिस्कस्ड एक पॉइंट है, तो इन दोनों में से जो भी हमें आंसर चाहिए बच्चों, हमें वो आंसर चाहिए जो टेंस के अकॉर्डिंगली अग्री कर जाए, है ना। तो जो रिसर्चर्स हैं, ब्लैंक वेरियस इनोवेटिव अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो लिखा हुआ ना ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, यानी कि कॉन्फ्रेंस चलते हुए, कॉन्फ्रेंस चलते हुए उन्होंने ये काम किया, तो इसका मतलब द एक्शन वॉज ऑन गोइंग, ठीक है ना जी, एक्शन कॉन्टिन्यूस है। और जहां पर एक्शन हमारे सामने कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, तो वहां पर हमारे पास इसके अलावा कोई और अच्छा सुंदर प्यारा आंसर नहीं बनता है। अरे क्वेश्चन भाग गया। क्वेश्चन 12 पर आते हैं बच्चों, आइए देखते हैं क्या कहता है। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द गाइडलाइंस इन एडिशन टू द न्यू अमेंडमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज फॉर रेफरेंस। चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल है हमारे सामने। द लेटेस्ट एडिशन, पहले तो यहां तक की बात को हम पकड़ते हैं। ऑफ के बाद ये लिखा ऑब्जेक्ट, सर इन एडिशन टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द न्यू अमेंडमेंट्स, ये भी हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना है इस चीज को। अब लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर करते हैं, तो हमें यहाँ पर सिंगुलराइज करना होगा आर मेड अवेलेबल। पैसिव अपनी जगह सही है, लेकिन बाबू सिंगुलराइज करना होगा। तो सिंगुलराइज करने के लिए हमारे सामने इतनी सी बात काफी होगी, ठीक है बच्चे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 हमें कहता है द पेयर ऑफ शूज अलोंग विद द एक्सेसरीज वर मिसप्लेस्ड समवेयर इन द वेयर हाउस ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट। ठीक है जी, हमारे सामने लिखा है द पेयर ऑफ शूज। यहां पर मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों को समझानी होगी बच्चों। क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम शूज की बात करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज करता है, ठीक है जी, ये कैसा नाउन है, करेक्ट है। हम अगर इसको नाउन सिंगुलर बनाने की कोशिश करें तो शूज तो हमारे सामने यूं का यूं है, हमने इसके साथ एक ऑफ लगाकर हमें ये पता है कि शूज का अपना एक जोड़ा है, तो हम इसको आ पेयर ऑफ शूज कह देंगे, ठीक है ना जी। अगर एक की जगह दो हो जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फिर हम टू पेयर्स ऑफ शूज कहकर काम चला देंगे। मैं कहूंगा बेटा ये भी आपने बिल्कुल सही कह दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपने बिल्कुल सही कह दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, है ना, ठीक है। इसी से एक तीसरी बात और हमें समझनी है। कायदे से ये क्या है बेटा, नाउन है। अगर इसी शूज को मैं किसी अन्य नाउन से पहले लिखने की कोशिश कर दूं, तो आप समझ लीजिएगा ये जो शूज है ना, ये होता यूज सिंगुलर है और ये बन जाएगा अपने आप में नाउन मॉडिफायर, ठीक है ना जी। ये बन जाएगा अपने आप में नाउन मॉडिफायर, करेक्ट है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ शू मेकर, मैं अगर आपके सामने कहूँ शू डिजाइन, तो पेपर आप लोगों से यही कंफ्यूजन फिर से पूछ लेता है, कह देता है शूज शॉप कहकर, तो आप कहेंगे सर बात में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। तो द पेयर ऑफ शूज सिंगुलराइज किया गया है। अब सिंगुलराइज करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो सभी चीजें अपनी जगह फेल हुई, यही करेक्ट आंसर हमारे सामने ओके हो गया, ठीक है बेटा। यही आंसर हमारे सामने बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, कोई इशू नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर काम करते हैं। Neither the CEO nor the board members has provided a clear strategy for the upcoming fiscal year. फिजिकल का मतलब फाइनेंशियल। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, पेयर कंजंक्शन हमें एक प्यारी सी बात समझाता है कि अगर नीदर के साथ हम नोर जोड़ते हैं, ठीक है। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट आपको पिछली लेक्चर में बता चुका हूं, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है ना। इन चारों पेयर की खूबसूरती ये है मेरे बच्चों कि जो भी इनके साथ लिखा हुआ हमें सब्जेक्ट नजर आता है, अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं, इसको जरूर बनाकर दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनाकर दिखाइएगा, इस सेंटेंस को पूरे को ठीक करके जरा लिखकर दिखाइएगा, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
अब मेरे बच्चों अगर बात को हम ध्यान से समझते हैं तो नीदर द सीईओ नोर द बोर्ड, सर नोर के साथ जो लिखा है बोर्ड मेंबर्स, इसी के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट हम लाएंगे। तो हमें चाहिए प्लूरल भैया, ठीक है ना जी, ये बात अपनी जगह समझ आ रही है ना। अब आखिर ये आंसर गलत क्यों है, ठीक है ना जी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि अच्छी तैयारी ये कहती है कि सही आंसर तो मुझे पता है, बाकी गलत गलत क्यों है ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो सही मुझे पता है, गलत गलत क्यों है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अपकमिंग फिस्कल ईयर, यानी कि प्रेजेंट को हम फ्यूचर से जोड़ रहे हैं, तो पास्ट का तो ताल्लुक ही नहीं रहा। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, हैव प्रोवाइडेड, करेक्ट हो गया। आइए बच्चे क्वेश्चन 15 से मुलाकात करते हैं। द अमाउंट ऑफ फंड्स रेज्ड ड्यूरिंग द इवेंट टुगेदर विद द डोनेशंस रिसीव्ड वर इनफ टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। कोई इशू नहीं है। यहां हमारे सामने लिखा है क्या चीज, द अमाउंट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर चल रहे हैं। यहां पर जो रेज्ड है अमाउंट के लिए ही है, द अमाउंट ऑफ फंड्स रेज्ड ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है ना जी। अब आप कहोगे सर क्या ये हमारे सामने लिखी हुई जो वर्ब है, क्या ये लिखी हुई वर्ब इसका सब्जेक्ट अमाउंट है? मैं कहूंगा नहीं, ठीक है ना जी। मैंने समझने की कोशिश करना। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को समझने का काम करना, तभी आपको लॉजिकल तरीके से समझ आएगा। द किंग हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बोलो हाँ, ठीक है। अब ये जो वुंडेड बैडली हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये अपने आप में एक पार्टिसिपल फ्रेज है। कायदे से ये अपने आप में मेन वर्ब नहीं है, ये अपने आप में एक पार्टिसिपल फ्रेज है जो क्वालिफाई कर रहा है किंग को। इस सब्जेक्ट की जो वर्ब हमारे सामने है वो यहां लिखी हुई है, करेक्ट है। अब आप कहोगे सर क्या कोई और तरीका है? मैं कहूंगा बिल्कुल देसी जुगाड़ पर आ जाओ बच्चों। आप अगर चाहो तो इस वुंडेड बैडली को बहुत खूबसूरत तरीके से एक रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हु वॉज वुंडेड बैडली, ठीक है ना जी। तो अगर आप चाहो तो इसी लिखी हुई स्टेटमेंट को चाहो तो वापस कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिलेटिव क्लॉज में, जो इस लिखी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पैसिव वॉइस करके यहां पर आप लोगों के सामने लिख कर दिया जा सकता है। तो यहां पर जो रेज्ड ड्यूरिंग लिखा हुआ है ना बेटा, रेज्ड ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है ना जी। तो ये हमारे सामने जो लिखी हुई बात है ये अपने आप में एक रिलेटिव क्लॉज जो कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ था, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ, इसी को हम लोग अगर चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करके एक छोटे से फ्रेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज में, ठीक है जी। टुगेदर विद द डोनेशंस रिसीव्ड, ठीक है ना, डोनेशंस भी रिसीव्ड हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब ये रिसीव्ड है किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया अब आप समझ गए हैं। तो अमाउंट ऑफ फंड्स वर, यहाँ अमाउंट के लिहाज से अगर हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो हमें क्या कहना होगा बेटा, हमें कहना होगा सर सिंगुलर की तरफ जाएंगे, ये भी गया ये भी गया, पास्ट की बात हमारे सामने जचेगी। आप कहोगे सर लिखी हुई बातचीत में अगर हम पास्ट का कोई देखें तो पास्ट हमारे सामने हैड बीन, मोर पास्ट की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो सिंपल पास्ट की तरफ हम इसे आराम से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसे हम सिंपल पास्ट की तरफ आराम से लेकर जा सकते हैं। क्वेश्चन 16, every one of the proposals submitted have been rejected by the evaluation committee without much consideration। अब every one of, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये every और one बिल्कुल अलग है, ठीक है ना जी। जबकि इस every one की अगर हम बात करते हैं everyone has come, अगर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, hasn't he, hasn't one, haven't they, don't they। चॉइसेस आप सभी के सामने हैं, ठीक है जी। यहां पर मैं आप लोगों की दो चीजें समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन टैग्स की पकड़ कितनी अच्छी बना रखी है, और साथ साथ क्वेश्चन टैग्स की आपको कितनी अच्छी समझ है। सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग जब हम फ्रेम करते हैं तो उसके साथ वर्ब का क्या अग्रीमेंट है। तो यहाँ एवरीवन, प्रति एक की बात कही है प्रोपोजल में से, तो वहां पर हैव बीन को हम सिंगुलराइज करेंगे। सिंगुलराइज करने की बात हमारी तरफ से कौन सी बेहतर है, खत्म, बात खत्म, ठीक है बच्चे।
क्वेश्चन 17 पर आ जाएंगे। द मीडिया टुगेदर विद सम इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर्स वर इंस्ट्रूमेंटल। अगर हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया दो तरीके से काम कर सकती है। ध्यान से समझिएगा, मीडिया एक ऐसा शब्द है, दो तरीके से काम करता है। पहला तो इसका अर्थ है जिसे हम कहते हैं सोर्स, ठीक है ना। और सोर्स का मतलब हमें समझ में आ गया कि ये मीडियम का प्लूरल हमारे सामने क्या बनता है बेटा, मीडिया, यानी कि बहुत सारे जिसमें स्रोत हैं, साधन हैं, ठीक है। अब इस मीडिया की अगर हम बात करते हैं बेटा, इस मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो एक मीडिया हमारे घर पर है जिसे हम लोग कहते हैं भैया टीवी, यानी कि जो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो मीडिया, जिसमें आप टीवी, आप मोबाइल, आप इंटरनेट, आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ऐसे मामले में हम इसको सिंगुलर की तरह ही लेकर चलते हैं। The media, together with some influential public figures, were instrumental in shaping public opinion। तो यहाँ किसकी बात कही गई है? आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे जनसंचार की जानकारी देने वाले हैं। तो सिंगुलर की तरफ आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। करेक्ट है जी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। The series of unfortunate events, along with the management's decisions, has led to a massive decline in stock prices. Nice question we have. The series. अब आप कहोगे सर सीरीज कैसा नाउन है, पहले ये बताएंगे। जब हम सीरीज की बात करते हैं बच्चों, तो सीरीज अपने आप में सिंगुलर कैटेगरी का नाउन है, ठीक है जी। कैसा नाउन है बेटा? सिंगुलर कैटेगरी का नाउन है। ये तो हो गई हमारे सामने सबसे पहली बात, करेक्ट है। द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अलोंग विद द मैनेजमेंट्स डिसीजंस हैज लेड टू अ मैसिव डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस, ठीक है। बेटा इस हिसाब से बिल्कुल सीधा हमारे सामने जवाब हो गया है। यहाँ पर वर लीडिंग अपनी जगह गलत हुआ, हेड लेड। पास्ट की कोई कंसीडरेशन यहाँ पर है? आप कहेंगे सर पास्ट तो कोई कहने की सेंस नहीं है, तो हमारे सामने क्या कहने की जरूरत है बेटा, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आ जाए जिसके अंदर हम लोगों को ये महसूस हो कि सर ये अपने आप में ही नो इंप्रूवमेंट है, कोई एरर इसमें नहीं है, तो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि इसके बारे में क्या ही सोचा जाए, है ना। तो ऐसे में आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी जो भी पढ़ी हुई थियरीज हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 19 पर काम करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे अलोंग विद द फॉलो अप स्टडीज हैज इंडिकेटेड अ पॉजिटिव ट्रेंड इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स। कोई इशू नहीं है। रिजल्ट्स हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और ये सारा का सारा हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता जा रहा है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पर अगर हम काम करते हैं तो हैज इंडिकेटेड हमारे सामने जो लिखा है, तो बेटा रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्लूरल कंसीडर करना होगा। प्लूरल के हिसाब से हमारे सामने ये दोनों बातें गलत हो गई। अब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में वर के साथ इंडिकेटिंग और हैव के साथ इंडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू को अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्टिन्यूस एक्शन हम केवल तभी यूज करते हैं जब हम किसी ऑनगोइंग एक्शन को बताना चाहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस तभी वैलिड है जब पास्ट के समय पर कोई चीज जो ऑनगोइंग थी, यानी कि पास्ट के समय पर कोई ऐसा एक्शन जो एक प्रोसेस को समझा रहा है। यहाँ तो बात क्या हो गई, रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स हमारे सामने फाइनल आउटकम देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी बताने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे क्वेश्चन 20 पर काम करते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज द फैकल्टी मेंबर्स। मेरे बच्चों बिल्कुल सीधा जवाब है, ये तो हमारे सामने डिस्कशन से बाहर हुआ, ठीक है जी। अब अ लार्ज नंबर ऑफ का भी रेल खत्म। तो आप जानते हैं कि ये वाली कहानी तो पिछले सेशन में बताई गई है। हमारे पास सब्जेक्ट के नाम पर क्या बैठा है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल हमें उठाना है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें जब प्लूरल उठाना है तो प्लूरल कौन सा बेहतर होगा भाई? आप कहेंगे सर ये तो हमारे से बाहर हुआ और ये भी बाहर हुआ। हैव बीन इन्वॉल्व इन द, क्या लिखा है बेटा, हैव बीन इन्वॉल्व इन द फंड रेजिंग कैंपेन हेल्ड ऑन कैंपस। आप हैव बीन इन्वॉल्व की तब बात करते हैं जब यहाँ पर कोई भी हमारे सामने प्रेजेंट का कंटेंट बताया गया हुआ। ऐसी सिचुएशन में जब इम्प्रूवमेंट पर हम काम करें, ऐसी सिचुएशन में जब इम्प्रूवमेंट पर हम काम करें तो कुछ और नहीं, रिलेटिव इम्प्रूवमेंट पर हम काम करते हैं कि भाई ये हमारे सामने सिंगुलर से प्लूरल लेकर जाते हैं। टेंस की आर्गुमेंट हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेंस को लेकर ये एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया।
बस ज़्यादा दूर जाने की बजाय हम सिर्फ इतना ध्यान दे सकते हैं कि ये जो लिखा है ना मेरे बच्चों, हेल्ड इन ऑन कैंपस, ये हमें समझाता है क्या चीज़, आप कहेंगे विच वॉज हेल्ड ऑन, बस इतना सा ही आप कह सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर जस्टिफाई है कि हम ए फॉर एप्पल को ही यहां पर इसका आंसर मार्क कर दें। आई बच्चे क्वेश्चन 21 पर काम करते हैं। नीदर द डेटा नोर द कंक्लूजन्स, तो बेटा नोर द कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग प्लूरल हमें चाहिए, नोर द कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग प्लूरल हमें चाहिए। ठीक है जी, अब देखो, अब ध्यान से समझने का काम करेंगे। नोर द कंक्लूजन्स वर एक्यूरेट इनफ, ठीक है, टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस प्रेजेंटेड इन द रिसर्च। कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर शब्द लिखा है हमारे सामने हाइपोथेसिस, केयरफुली इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। हाइपोथेसिस की अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस यहाँ पर है। अगर आप इसी को ही प्लूरल की तरह लेकर जाते हैं तो हाइपोथेसिस का प्लूरल यहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर बात तो प्लूरल की जा रही है, तो कंक्लूजन को सिंगुलर करने की तो कोई सेंस है नहीं। कंक्लूजन्स यहाँ पर प्लूरल लिखा है, नज़दीक जो बैठा है वो प्लूरल के हिसाब से ही हमारे सामने जाना चाहिए। तो ये भी गया, ये भी गया, इम्प्रूवमेंट हम करेंगे ही करेंगे, है ना जी। तो हमारे सामने क्या लिखा है, वर एक्यूरेट एंड इनफ, ठीक है ना जी, वर एक्यूरेट एंड इनफ। कॉमन सेंस लगाने की कोशिश अगर हम करें तो एडजेक्टिव के बाद हम इनफ का यूज करते हैं जब हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना जी, अरे हाँ है ना। और हम इसी इनफ का एडजेक्टिव की तरफ यूज तब करते हैं जब हमारे सामने इसी के ठीक बाद हमें देखने को क्या मिले, नाउन देखने को मिले। ठीक है, तो अब एक्यूरेट एंड इनफ यहां पर कहा है। एक बार इस बात को फिर से समझने का काम करते हैं। नीदर द डेटा नोर द कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग वर एप्रोप्रिएट यहां जा रहा है, एक्यूरेट इनफ, ठीक है ना जी, वर एक्यूरेट इनफ। तो अब अगर इस सवाल को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, वर एक्यूरेट एंड इनफ, ठीक है ना जी, तो यहाँ पर इनको एंड से स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे हमने, तो यहाँ पर हमें इसको स्प्लिट करने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, यहां पर अगर मैं एक्यूरेट और इनफ को अलग करता हूं तो थ्योरी ये कहती है ये लिंकिंग वर्ब है, ये भी इसके साथ एडजेक्टिव, और भाई एंड लगाकर ये भी इसके साथ एडजेक्टिव। अब सवाल ये उठता है कि एंड कंजंक्शन के साथ इन दोनों को स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। बेटर हमारे सामने क्या है, हम लोग क्या लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये लिखा एक्यूरेट अपने आप में एडजेक्टिव, ठीक है ना जी, और एडजेक्टिव के बाद लिखे हुए इस इनफ को हम समझते ही हैं ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। अरे हाँ है ना, ठीक है ना जी, करेक्ट हो गई बात। अब आप कहोगे सर इसके लिए और कोई भी आर्ग्यूमेंट है क्या, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, आप इस आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं कि टू के साथ लगाकर हम एडजेक्टिव आगे इन्फिनेटिव से इसे प्रोसीड करते हैं, ठीक इसी के उलटकर एडजेक्टिव के बाद हम लोग इनफ का यूज करके इन्फिनेटिव से आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये भी बात अब आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। तो मेरे बच्चों यहाँ एंड लगाने वाला आर्ग्यूमेंट इसीलिए गलत हुआ, हमारे पास इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट कंबाइंड विद इट्स कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स आर की टू मेंटेनिंग द प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ने की जो लैंग्वेज आपके सामने दी है दैट इज समवट कंफ्यूजिंग। अब सवाल को अगर हम देखते हैं तो डाइवर्सिटी ये हमारे सामने सब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, खत्म। अब यहाँ ये हमारे सामने क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज कंबाइंड विद इट्स कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स, ठीक है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर की जगह एक ही हमारे सामने आंसर बचता है, बाकी सब डिस्कशन से बाहर हुए। क्वेश्चन 23 पर काम करते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मैराथन अलोंग विद देयर डेडिकेशन have increased the level of competition over the years। द नंबर की वजह से मामला क्या हो गया, यही इसको सब्जेक्ट बनाता है। अब बेटा ये अगर हमारे सामने सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के मुताबिक यहाँ हैव की कहानी को हम हटाते हैं, ये हमारे सामने से गए। अब
इज इंक्रीजिंग, हैज इंक्रीज्ड। अब एक बार को ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल के अंदर हमें क्या खूबसूरती नजर आ रही है? सवाल के अंदर हमें खूबसूरती नजर आ रही है, क्या चीज? ओवर द ईयर्स, पिछले कई वर्षों में। पिछले कई वर्षों में यहां पर बात कही गई है। और अब ड्यूरेशन से समझने की कोशिश करना बेटा। अगर हमारे सामने एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कभी भी हमारे सामने एक ड्यूरेशन के दौरान अगर हम लोगों को एक रिजल्ट बताया गया है, तो रिजल्ट हमेशा जाता है किस एक्शन में? कंप्लीटेड एक्शन में। और दोस्तों, कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए ही हम लोगों को जरूरत पड़ती है हमेशा परफेक्ट टेंस की। अब यहां इस लिखे हुए सवाल में ये क्यों बताया? ऑनगोइंग एक्शन यहां पर वैलिड नहीं है। क्यों? फिर से समझिएगा। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मैराथन अलोंग विद देयर डेडिकेशन हैव इंक्रीज्ड, बढ़ चुकी है पिछले कई वर्षों में। ठीक है ना? अगर यहां ओवर द ईयर्स नहीं लिखा होता तब हम यहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस को बिल्कुल लेकर चल सकते थे, लेकिन इसने क्या है बताया? हमें पिछले कुछ वर्षों के परिणाम को यहां बताया है। तो परिणाम को बताने की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट से हम इसको ठीक कर देंगे, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 24 एक बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या कहता है? ईच ऑफ द सॉल्यूशंस प्रोपोज्ड बाय द एक्सपर्ट्स। अब आप इसको देखते ही समझ गए हैं कि ये पैसिव का एक छोटा सा खूबसूरत सा फ्रेज हमारे सामने बनाकर रख दिया है। इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है ना? ये तो हमें पहले पकड़ आ गई है। अब ईच की वजह से मामला क्या हो गया? सिंगुलर हो गया है। ठीक है ना जी? ये तो ऑब्जेक्ट है। अब सिंगुलर अगर हो गया है तो वर कंसीडर्ड को हटाकर हमें सिंगुलर की तरफ जाना होगा। वायबल एंड प्रैक्टिकल बट नन वर, पास्ट की तरफ आगे गई है बातचीत। अगर बात पास्ट की तरफ गई है तो प्रेजेंट की कंसीडरेशन खत्म। सिंगुलर के लिए हमारे पास जवाब एक ही तरफ करेक्ट हो जाएगा, दैट्स बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट हो गया बेटा। क्वेश्चन 25 ए पर आते हैं हम। क्या कहता है? द बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद द एडवाइजर्स। तो बेटा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया हमारे सामने। हैव डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द मर्जर आफ्टर लेंथी डिस्कशंस। लंबे लंबे डिस्कशंस के बाद उन्होंने किस बात पर अग्री किया है? इस बात पर कि भैया अब वो मर्ज करेंगे जो भी वो आगे काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसका मतलब बोर्ड, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, इकट्ठे मिलकर ये काम कर रहा है। सिंगुलर की तरफ हम लेकर जाएंगे, तो सिंगुलर की तरफ अगर आप लेकर जा रहे हैं तो बात ही खत्म होगी बेटा। हमारे सामने सीधा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की कहानी। ठीक है, पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन ब्लैंक 100 रुपीज। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ना नाउन के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत चीज समझी है, और उसे हम लोग याद करने के लिए अवध से पहले का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये सब इकट्ठे मिलाकर यूनाइटेड सेंस में बताते हैं हम, तो ये हो गए हमारे सामने सिंगुलर वर्ब के अधीन। डिवाइडेड सेंस में अगर इनको हम बताते हैं तो ये हो गए भाई हमारे प्लूरल। ये नोशनल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे सामने लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपए की कीमत बताई है 12 डजन की। 12 डजन का मतलब 12 दर्जन। अब दोस्त यहाँ पर हमारे सामने क्या कहा है कि सर यहाँ से हमारे सामने 12 डजन सिंगुलर कैटेगरी में आएगा, इकट्ठे मिलाकर आपने कीमत बताई है। कोस्ट यहां से गया, नन ऑफ दीज का कोई मतलब कोई सेंस नहीं है। अब आपके सामने दो चैलेंज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। एग्जिस्टिंग का मतलब ये हमारे सामने इशारा कर रहा है प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट के लिए हमारे सामने कोस्ट्स अपनी जगह वैलिड हो गया। करेक्ट है, बिल्कुल। थोड़ी सी कंफ्यूजन और सवाल डिस्कशन से बाहर। क्वेश्चन नंबर 2, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड कम फॉर द इंटरव्यू बीन सेलेक्टेड। देखिए मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर दिमाग लगाएंगे हम। पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए अगर हम आइदर की बात करें, अगर हम नाइदर की बात करें, अगर हम ईच की बात करें, अगर हम बात वन की करें, तो इनके साथ ऑफ लगाकर लिखा भले ही प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जाता है, लेकिन इनकी वजह से आने वाली जो वर्ब है हमारी, वो सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आती है। अब कोई बच्चा इस वर्ब को लेकर ये कंफ्यूज ना हो कि सर वर्ब आपने कहा है तो ये क्या, सर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है,
मेन वर्ब भी हो सकती है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर तो अपनी जगह मामला ठीक जा रहा है, ठीक है जी। अब इस आइदर की वजह से हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर के हिसाब से हैव तो हमारे सामने यहाँ पर गया। अब इज या हैज की लड़ाई हमारे सामने है, तो यहाँ भी हमें नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि बीन के साथ ये सेलेक्टेड लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। इसीलिए मेरे बच्चों आप लोगों को इन क्लासेस का एक बहुत खूबसूरत सीक्वेंस बताया गया। हमने टेंस और टेंस कंडीशंस को सबसे पहले 2 क्लासेस में आप लोगों को दिया, ठीक है ना जी, 2 क्लासेस में आप लोगों को दिया, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स एंड एवरीथिंग वी कवर्ड पीसफुली। उसके बाद हम लोगों ने वॉइसेस की क्लासेस आप लोगों की दी हैं 2 क्लासेस, नरेशंस की 2 क्लासेस आप लोगों को इसके बाद हम लोगों ने दी हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आए हैं, ताकि ये जो सारी कहानियां ये प्लस कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की खूबसूरत बातों को रिवाइज करते हुए हम लोग लेकर चलते हैं किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पूरी क्लास को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है ना। और ये अपने आप में एक संपूर्ण समाधान है मेंस के लिए। आप चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल की, और सीजीएल तो हमारा टारगेट है ही, तो हर एक क्लास में आप लोगों को यहाँ से भरपूर मदद मिलेगी। आराम से, प्यार से हर चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। और भटकाव आपको कहाँ लेकर जा सकता है वो आपकी चॉइस है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास वैलिडेट करने का तरीका है हर एक सीक्वेंस को, ठीक है बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। सर इन सभी के लिए जो डिटरमिनर एवरी है ना, यही निर्धारित करता है कि जो भी बात आ रही है वो हमारे सामने क्या आनी चाहिए, सिंगुलर कैटेगरी की वर्ब। अब यहां लिखा हुआ है गिवन। अब गिवन ने यहां लड़ाई कर दी। क्या लड़ाई कर दी सर? गिवन के हिसाब से देखो, ये हैव तो हमारे सामने से गया, आर हमारे सामने से गया, तो हमारे पास एक ही प्यारी खूबसूरत बात बचती है, वो क्या है? आप कहेंगे सर सिंगुलर के हिसाब से वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लिखना, ये पैसिव फ्रेम कर देता है। कट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। एज सुन एज विंटर सेट्स इन, जैसे ही सर्दी शुरू होती है क्या होता है? आइए देखते हैं इसमें कहानी क्या कहना चाहती है। यहां लिखा नन ऑफ द अबव। सर ये ऑप्शन पेपर में दिए गए हैं, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर क्या मतलब इस तरह की भी गलतियां कराई जा रही हैं पेपर में। आप अगर रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये उलझन आपको दी गई है, तो इसमें डरना नहीं है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के चलिएगा। तो भाई नन ऑफ दीज तो नहीं, हम इसमें कुछ ना कुछ तो फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में हमारे सामने सब्जेक्ट नहीं है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट नहीं है, लाना पड़ेगा भाई, क्योंकि दूसरा सेंटेंस है। यहां हमारे सामने ये टाइम क्लॉज है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। तो एज सून एज के साथ हमें एक दूसरा स्टेटमेंट भी चाहिए जो इसी का सीक्वेंस बताएगा, रिजल्ट बताएगा। तो यहां हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट तालमेल बैठाना है। अब मेरे बच्चों कहानी को ध्यान से समझने का काम करते हैं। सर द नंबर अगर सब्जेक्ट की तरह चुनोगे तो यहां आर आना गलत है, टेंस भी अपनी जगह गलत है, ठीक है जी। सर जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है अमाउंट, तो अमाउंट हम तब यूज करते हैं, क्वांटिटी हम तब यूज करते हैं जब ऑफ के साथ हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ हो, वो अलग बात है, इसके साथ हम द लगा लेते हैं। नंबर का हम ए या एन के साथ तब जिक्र करते हैं। देखिए बच्चों ये चीज आप लोगों के सामने ए या द के साथ हम जिक्र करते हैं, ये बात आप लोगों को डिफरेंट अच्छा बताया है। नंबर ऑफ के साथ हम जो लिखने का काम करते हैं वो होता है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मेरे प्यारे नटखट भाइयों, यहां पर हमारे सामने द अमाउंट लिख देना गलत हो गया, तो ये भी बाहर हुआ। एक ही बचता द नंबर ऑफ टूरिस्ट, और इसकी वजह से हम सिंगुलर लेकर जा रहे हैं, इंक्रीजेस। और आप लोग यहां पर कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों आया? तो आप कहेंगे सर ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है जो हर सर्दी के आसपास हमें देखने को मिलता है, और हर फ्रीक्वेंट एक्शन को, रिपीटेड एक्शन को, रूटीन एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बताते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर काम करते हैं। द सोल्जर्स डिप्लॉयड इन द टाउन, जिनको आपने टाउन में डिप्लॉय किया है वो सोल्जर्स रेस्ट्रेंट एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल को ध्यान से समझने का तरीका समझते हैं। आप लोगों को थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी देर पहले आप लोगों को कराए गए हैं। क्या सिखाया गया था भाई उन क्वेश्चंस में? ये हमारे सामने एक पार्टिसिपल फ्रेज परिवार का सदस्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द सोल्जर्स डिप्लॉयड इन द टाउन, ये अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज का एक सदस्य है। सब्जेक्ट हमारे सामने क्या हो गया?
सोल्जर्स। अब सोल्जर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों को प्लूरल वर्ब चाहिए। देखते हैं बेटा प्लूरल कहाँ पर है। आप कहेंगे सर जी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कायदे से तो हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया। नटखट आंसर, सीधा आंसर हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ दो जगह सिंगुलर होती तो हम दूसरी जगह पर भी लड़ाई करते कि यहाँ प्रेपोजिशन को लेकर क्या किया जा सकता था, ठीक है ना, तब हम आगे बात करते, लेकिन क्वेश्चन ने आपको वहां पर बचा दिया है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं। सवाल नंबर 6 हमें कहता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद द सप्लीमेंट्री मटेरियल ब्लैंक क्रूशियल फॉर कंप्लीमेंटिंग द टास्क एफिशिएंटली। सवाल की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए ये हमारे सामने जो भी लिखा है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो डिस्कशन से बाहर हुआ। तो बेटा अब हमारे सामने अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इंस्ट्रक्शंस एक तरफ रखा, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। अब द सेट से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ना, सिंगुलर यहीं से बनती है बात हमारे सामने, सिंगुलर यहीं से बनती है हमारे सामने बातचीत। तो सिंगुलर के हिसाब से तो अगर हम कहें तो आर है वर सब हटाओ, यही हमारे सामने सीधा आंसर बन जाता है। करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन पर काम करते हैं। आइदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द सीईओ अलोंग विद। क्वेश्चन के सब्जेक्ट को लोकेट करना आपको बिल्कुल पहले दिन की क्लास से मैं समझा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मेंस के लिए हमें कौन से टॉपिक पर सबसे पहले काम करना चाहिए। सर आप मुझसे अगर ये कहोगे ना टॉपिक, तो मैं टॉपिक की जगह आपको सजेस्ट करूंगा कि लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में एरर, इंप्रूवमेंट, फिलअप्स पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब लोकेट करना सीखना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब का क्या आपस में रिलेशन है, डूअर है, नॉन डूअर है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन एंड एवरीथिंग। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आइदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और के साथ ये लिखा हमारे सामने सब्जेक्ट बैठ गया है। तर्क इसका हमने पिछले किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। प्रेपोजिशन के बाद ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब द सीईओ के अनुसार आपको सिंगुलर आना होगा। सर सिंगुलर के लिए आप यहां से भी बाहर हुए, यहां से भी बाहर हुए। अब दोस्तों ए या सी में से हमें एक के साथ अपने आंसर को बैठाना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विच वर ड्यू लास्ट मंथ ब्लैंक सबमिटेड बाय द। तो आप कहेंगे रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट, दैट हमारे सामने क्या हो गया, कंजंक्शन। सब्जेक्ट क्या है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमारे सामने क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारे सामने हो गया प्लूरल। ये हमारे सामने क्या होगा बेटा, प्लूरल हो गया। ठीक है, अब प्लूरल के बाद यहां ये एक रिलेटिव क्लॉज है, विच वर ड्यू लास्ट मंथ। ये रिलेटिव क्लॉज है, यहां से यहां तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही चाहिए, बात खत्म। ठीक है बेटा, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव not only the policy regarding data privacy but also the measure, क्या लिखा है, measures implemented to protect user information blank under scrutiny। सवाल को ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसी परिवार का सदस्य है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसी परिवार का सदस्य है। अगर लिखे हुए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं तो नियरेस्ट के अनुसार ही हम आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का अग्रीमेंट तैयार करते हैं। तो मेरे नटखट बच्चों, नॉट ओनली द पॉलिसीज, अब नॉट ओनली के साथ द पॉलिसीज, ये हमारे सामने सब्जेक्ट 1 है। आगे हमारे सामने ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हटाओ। बट ऑल्सो के साथ ये हमारे सामने सब्जेक्ट 2 है, यही कायदे से हमारा असली सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ठीक है जी, यहाँ है मेजर्स। आप कहोगे सर ये इंप्लीमेंटेड क्या है, सर ये वही है आपका पार्टिसिपल फ्रेज टू प्रोटेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन। मेजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ आपको वर्ब की आवश्यकता है। अब बेटा यहाँ मेजर्स का मतलब है सॉल्यूशंस, प्लूरल होने की वजह से ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। अब इन दोनों में से एक बात बनेगी, इन दोनों का डिसीजन लेते हैं। आप लोगों को पिछली क्लासेस में मेरे नटखट बच्चों ये सवाल बताया गया है कि देयर के अनुसार हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज
नहीं करते। तो बेचारा एडवर्ब है, इन्वर्जन की वजह से पहले बैठा है, सब्जेक्ट इसके बाद आने वाला है। इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का अग्रीमेंट चाहिए। तो देयर के बाद लिखा है बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस। ये क्या है? आप कहोगे सर हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में कौन से परिवार से है? प्लूरल। प्लूरल के होने की वजह से ये गया, तो हमारे पास आंसर बी फॉर बॉम्बे बचता है। क्वेश्चन को देखने का तरीका सीखना है और कुछ नहीं। पढ़ा तो आपने पहले से ही, प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ है। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो एक ही चीज आपने नहीं पढ़ी है, वो है वोकैबुलरीज। बोलो हाँ। वोकैबुलरीज के लिए मैं आपको टॉप 50 टॉप 100 नाम की एक सीरीज दे रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर। आप उसे जाइए, देखिए और अपनी वीडियो को वही 1.5 की स्पीड से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही इसलिए दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि लाइव फॉर्मेट में ना बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। मेहनत अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू पॉलिसी कपल्ड विद इट्स कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस। आगे लिखा डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये बात समझनी कि यहाँ पर जो कपल्ड विद कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस है, ये सब आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ बैठा है? प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कहते हैं दोस्तों इसे। अब यहाँ ये प्लूरल होने की वजह से सिंगुलर वाली चॉइसेस हमारी तरफ से बाहर हो गई। ठीक है जी। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें हमें क्या बेहतर ऑप्शन लगता है? पास्ट में लेके जाएं या फिर इसे हम प्रेजेंट में लेके जाएं, ये एक खूबसूरत उलझन है। अब दोस्तों यहां हमारे सामने है द प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू पॉलिसी कपल्ड विद इट्स कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस। ठीक है ना, जिसके अंदर इसकी गाइडलाइंस भी हैं। डिफिकल्ट एम्प्लॉयज के लिए हुई, टू फॉलो विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के। अब यहाँ इस न्यू पॉलिसी हम एक छोटा सा सजेशन लेकर चल सकते हैं कि ये इन एम्प्लॉयज के लिए प्रेजेंट में बड़ी मुश्किल है लागू करने के लिए। तो हम लोग इससे बेहतर आंसर नहीं मार्क कर सकते। पास्ट का कोई यहाँ हिंट नहीं है, तो पास्ट वाले टेंस की तरफ हम इसकी वर्ब को नहीं लेकर जा सकते। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर काम करते हैं। द सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट वीक अलोंग विद द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स दैट द डिपार्टमेंट हेड ब्लैंक रिक्वेस्टेड ब्लैंक मिसिंग फ्रॉम द ऑफिस। बेहतरीन सवाल है और बहुत खूबसूरत तरीके से इस सवाल में आपके लिए कंफ्यूजन डाली गई है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए मेरे बच्चों, पहली बात तो ये कि ये जो गाइडलाइंस है ये इसका एंटीसीडेंट नहीं है। ये एंटीसीडेंट पर अगर हम आते हैं तो द सेट, ये हमारे सामने कैसा होगा बाबू? सिंगुलर हो गया। अब ये सिंगुलर हो गया तो इसका मतलब यहां पर भी हम लोगों को कैसी वर्ब चाहिए भाई? आप कहेंगे सिंगुलर वर्ब चाहिए सर जी। तो सिंगुलर वर्ब के लिए अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये तो गए छुट्टी पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट वीक अलोंग विद द। अब इस अलोंग विद को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप कहेंगे सर अलोंग विद आपने हमें समझाया है कि ये एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये जो लिखा हुआ हमारे सामने 10 सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहां आगे दैट द डिपार्टमेंट हेड, सिंगुलर होने की वजह से दोनों तरफ हैज अपनी जगह आ रहा है। ठीक है, अब यहां हमारे सामने डिपार्टमेंटल हेड के साथ हम लोगों ने हैज लगाया रिक्वेस्टेड। आप कहोगे सर इसका क्या रोल है? मैं कहूंगा बेटा इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों टेंशन की बात नहीं है? क्योंकि यहां पर ये पूरा का पूरा एक रिलेटिव क्लॉज है। किसके लिए? रिलेटिव क्लॉज इस डॉक्यूमेंट्स के लिए है। ठीक है ना जी, है ना। हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ भी रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए भी रिलेटिव क्लॉज यूज कर सकते हैं। ये दोनों बातें अपने आप में वैलिड हैं। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि सर ये जो मिसिंग फ्रॉम द ऑफिस है इसका सब्जेक्ट कहां है? आप कहोगे इसका सब्जेक्ट कहां है सर? अगर सब्जेक्ट को हम ढूंढने जाएंगे तो मेरे बच्चों ये तो रिलेटिव क्लॉज था, यानी कि ये इस लिखे हुए सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं डिसाइड कर पा रहा है। आगे हमने देखा अलोंग विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये भी यहां पर कोई वर्ब नहीं लेकर आ रहा है। आप कहेंगे सर ये फिर से रिलेटिव क्लॉज है जो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है। अब हमारे पास बचता क्या है दोस्तों? अब हमारे पास कुछ और नहीं बचता, इसका सब्जेक्ट एग्जैक्टली यही है और इसी वजह से हम सिंगुलर वाले रास्ते पर चल पाए। यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन कंफ्यूजन दी थी। सब्जेक्ट को लोकेट करना सीखना हमें जरूर चाहिए। क्वेश्चन 11 पर काम करते हैं। नीदर द स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड वर्क nor the reports that blank submitted by the research team blank conclusive enough
to support the hypothesis that the number of endangered species in the region blank decreasing. आइए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस सवाल पर काम करते हैं हम। द नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, द नंबर हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो डिमांड करता है यहां जो भी वर्ब आए वो किस परिवार से आए, आप कहेंगे सिंगुलर परिवार से आए। तो बाबूजी यहां आर वाली जो चॉइसेस हैं इनको हम लोगों ने फिलहाल के लिए छुट्टी पर भेज दिया, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर हम इस नीदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी, अब नीदर के साथ हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को जोड़ा, कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड वर्क, ये पूरा का पूरा हमारे सामने क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा हमारे सामने पार्टिसिपल फ्रेज हो गया है इसके लिए, ठीक है। आगे लिखा है नोर और ये लिखा है द रिपोर्ट्स। द रिपोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो द रिपोर्ट्स का ये हमारे सामने रिलेटिव क्लॉज शुरू हुआ, दैट ब्लैंक सबमिटेड, ठीक है ना। अब ये दैट किसको रिलेट कर रहा है, रिपोर्ट्स को। इसी की वजह से प्लूरल हमें चाहिए, दोनों तरफ हमारे सामने प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट आगे लिखा है बेटा क्या, आर सबमिटेड बाय द रिसर्चर टीम। अब मेरे बच्चों हम लोगों को यहां क्या चाहिए, इसी रिपोर्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर चल रहे हैं, किस वर्ब के लिए, किस वर्ब के लिए, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनाकर चल रहे हैं। तो ये तो रिपोर्ट्स प्लूरल के अनुसार जाएगा, ये गलत हुआ। आंसर हमारे सामने बेहतरीन हो गया है, दैट्स सी फॉर चाइना, ठीक है जी। क्वेश्चन को ऐसे आप ब्रेकअप करके जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। Each of the members of the committee, along with the chairman, blank expected to review the documents that provided earlier blank this week and give their recommendations by the end of the day. कोई इशू नहीं है। सवाल के अंदर रिलेटिव क्लॉज भी फंसा रखा है। सवाल के अंदर हम लोगों के जो लिखा हुआ है इसके अंदर असली सब्जेक्ट को भी घुमाया हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहानी होनी चाहिए इसको ठीक करने की, ठीक है ना जी। ईच सब्जेक्ट हमारे सामने हो गया बेटा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ईच की वजह से हमें सिंगुलर से बातचीत करनी है। सिंगुलर की बात करें तो ये वाली बातचीत गई, ये वाली बातचीत गई। अब दो बात बचती हैं हमारे सामने, ठीक है ना। अलोंग विद द चेयरमैन क्या लिखा है, इज एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स। आप कहोगे सर जी यहां से आ गया हमारे सामने क्या, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज रिलेट करेगा किसको, डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार प्लूरल हमें चाहिए। आप कहोगे सर जी क्या कर रहे हो आप, दोनों जगह पर तो हमारे सामने ये प्लूरल है, अपनी जगह वैलिड हो गया। आगे हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, अर्लियर दिस वीक एंड ब्लैंक गिव देयर रिकमेंडेशंस बाय द एंड ऑफ द डे। अब अगर हम बाई के साथ बात कर रहे हैं दिन के खत्म होने की बात, तो ये हमें प्रेजेंट में नहीं फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। वैसे भी अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करें, या तो हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले या हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले ताकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाए। तो बेटा हमारे सामने ये लिखी है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को एग्री कराएंगे, तो ये भी हमारे सामने गया। एक अच्छा सवाल था, कंफ्यूजन से भरा। आइए बच्चों क्वेश्चन 13 पर काम करते हैं। नीदर द साइंटिफिक कम्युनिटी नोर द जनरल पब्लिक ब्लैंक प्रिपेयर्ड फॉर द इंप्लीकेशंस ऑफ द ब्रेक थ्रू डिस्कवरी। चलिए देखिए मेरे बच्चों, नीदर के साथ ये सब्जेक्ट नहीं है, नोर के साथ जो नजदीक बैठा है वर्ब के वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब इसके अनुसार हमें डिसाइड करना होगा प्रिपेयर्ड फॉर द इंप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब इसके अनुसार ही हमें बात करनी होगी। सर पब्लिक की अगर हम बात कर रहे हैं, पब्लिक एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है, अगर इकट्ठे मिलाकर बात करते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब के साथ जुड़ता है। अगर सर इसको हम डिवाइडेड सेंस में लेकर जाते हैं तब ये प्लूरल वर्ब के साथ जुड़ता है। अब मेरे बच्चों यहां पर हमारे सामने कौन सी बात कही गई है, हमारे सामने कोई प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट बताया नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी भी नहीं, और जनरल जो पब्लिक है वो तैयार नहीं है। इम्प्लीकेशन, किस चीज के इम्प्लीकेशन के लिए, ये इम्प्लीकेशन के लिए तैयार नहीं है। तो बेटा सिंगुलर लेकर जाना है तो यही हमारे सामने है, बाकी सभी प्लूरल हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। द डेटा फ्रॉम द सर्वे एज वेल एज द फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से हम समझेंगे तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सर डेटा हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो अपने आप में एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसकी वजह से हमें सिंगुलर टिकाना होगा, तो ये वर्ब हमारे सामने से दोनों तरफ से गया भाई। अब हमारे सामने इस हिसाब से सही जवाब अपने आप से ही पकड़ में आ जाता है। आगे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है,
compiled by the marketing team which blank tasked with the identifying most common trends and reporting back to the director। अब यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं है क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट तक ये काम पूरा हो चुका है, इसीलिए हम लोग रिसेंट पास्ट की तरफ इसको लेकर जाएंगे और ये रिसेंट पास्ट का पैसिव बनाने के लिए। और बाबू आप जानते हैं कि रिसेंट पास्ट कुछ और नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज प्रपोज ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। मेरे बच्चों, इस ईच की वजह से अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो इसे हमें लेकर चलना होगा सिंगुलर के साथ, इसे हमें लेकर चलना होगा सिंगुलर के साथ। तो जब सिंगुलर के साथ हम लेकर चलेंगे तो कोई और तो अग्री हो ही नहीं रहा है, सिंगुलर के साथ हमारे सामने वॉज बीइंग सही काम कर रहा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। द रिकमेंडेशंस अलोंग विद द फाइनल रिपोर्ट, ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट है इस लिखी हुई प्रेपोजिशन का, प्लूरल होने की वजह से दोस्तों आगे लिखा सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल लास्ट वीक। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव लेकर आना चाहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म के साथ हम लोगों को चाहिए। क्वेश्चन 17 हमारे सामने दोस्तों। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? द डेटा दैट रिसर्चर्स कंपाइल्ड अलोंग विद द सपोर्टिंग। बाबू ये हमारे सामने पूरा रिलेटिव क्लॉज है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो डेटा अपने आप में सिंगुलर है क्योंकि ये अपने आप में एक प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ हमारे सामने प्रोवाइड कहना तो गलत हो गया, बात चल सकती है। आगे हम देखते हैं इंसाइट इनटू द स्टडीज फाइंडिंग्स बट द कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन्स प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर प्लूरल की वजह से बात सही होगी भैया। क्वेश्चन 18 हमारे सामने क्या कहता है, आइए देखते हैं। आर सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो सीरीज अपने आप में कुछ और नहीं सिंगुलर है ना जी, तो वर वाली कहानी फाइनल हटा दीजिएगा। आगे हमारे सामने लिखा है क्या? नन ऑफ द रिकमेंडेशंस। क्या लिखा है? नन ऑफ द रिकमेंडेशंस। आगे लिखा ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द एंड ऑफ द सेशन। अंत में कोई भी, यानी कि कोई भी का मतलब एक भी रिकमेंडेशंस यहां पर पास नहीं हुई हैं, तो फिर दोनों तरफ सिंगुलर ही रख देंगे हम। जब कोई भी पास नहीं हुआ तो नॉट इवन अ सिंगल वन। आइए दोस्तों क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 19 हमें क्या कहता है? नो सूनर ब्लैंक द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल ऑडिट ब्लैंक देन। अब आप नो सूनर का यहां पर लेकर चलेंगे इन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सामने लिखा है देन द कंपनीज शेयर्स। ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे बच्चों, यहां पर अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हैज बीन अनाउंस, तो यहाँ बिगिंस, सर ये प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई लेना देना ठीक नहीं है, मीनिंग नॉनसेंस बन जाता है, ठीक है ना। ओके हेड आगे लिखा है बीन अनाउंस, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पास्ट के साथ V1 का ताल्लुक ठीक नहीं है, फाइन। यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट, सर बात तो ऊपर वाली ही गड़बड़ हो गई, यहाँ तो पैसिव की कंसीडरेशन गलत हो गई थी, है ना। अब यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस किया ही जाएगा, पैसिव कंसीडरेशन ही हम लोगों को चाहिए थी, तो हमारे पास हैड बीन अनाउंस और बिगन पास्ट में ही सीक्वेंस होना चाहिए। ये मोर पास्ट होने की वजह से पास्ट परफेक्ट का पैसिव है और ये लेटर ऑन पास्ट, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं प्रीसीडेंट, बाद में हुआ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट से बताना वाजिब हुआ। तो इसके लिए बेहतरीन आंसर C4 चाइना। क्वेश्चन 20 पर आते हैं बेटा, क्या कहता है? ईच ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज हु ब्लैंक रिसेंटली प्रोमोटेड ब्लैंक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ट्रेनिंग सेशंस बिफोर दे कैन बिगिन टू इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसीजर्स दैट। बाबू यहाँ से आइडिया कुछ कुछ प्रेजेंट की तरफ लेकर हमें जा रहा है। अब हम सवाल को समझने का काम करते हैं, तो हमें यहाँ पर समझ में आया ईच सिंगुलर के लिए काम कर रहा है, ठीक है जी, हाँ है ना। ईच आगे हम समझने की कोशिश करते हैं इंक्लूडिंग दोज। सर दोज की हमारे सामने क्या बात हो गई है? ईच ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज, उनको भी यहां पर कहा गया है हु ब्लैंक रिसेंटली प्रोमोटेड, जिनको अभी हाल फिलहाल में प्रोमोट किया गया है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ट्रेनिंग सेशंस, उनको भी अपनी ट्रेनिंग सेशंस को पूरा करना ही पड़ेगा बिफोर दे कैन बिगिन टू इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसीजर्स दैट ब्लैंक बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। अब यहाँ इस दैट का रिलेशन यहाँ पर हो गया और बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ये पैसे बताने का काम कर रहा है। अब इस हिसाब से दोस्तों अगर हम चलेंगे तो प्रोसीजर्स प्लूरल है, प्लूरल के मुताबिक यहाँ पर एक ही बैठा है।
आगे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हाँ ना। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आर लिख दूं तो आपको कि बिल्कुल सही जा रहा है गुरुजी। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अपने आप में ही एक पैसिव वॉइस भी तो है, ठीक है ना। आप हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का भी तो एक एग्रीमेंट स्टडी करेगी ना मेरे भाई, ठीक है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। 21 द मैनेजर शुड हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन बट द इंफॉर्मेशन ब्लैंक नॉट कन्वेड टू देम इन अ टाइमली मैनर। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप लोगों को वॉइसेस की जो समझ है ना वो बहुत ज्यादा मदद करेगी। वॉइसेस की समझ के बगैर आप इस तरीके के क्वेश्चंस में अधिकतर फंसेंगे, क्योंकि डूअर और नॉन डूअर की जो नॉलेज है वो बहुत मदद करेगी। कैसे? आप अगर ध्यान से समझेंगे, यहां पर लिखा है नॉट कन्वेड। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहां पर ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये किस खुशी में आई है। अब ध्यान से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये चीज समझ आती है क्या? ध्यान से समझना। द मैनेजर शुड हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर तो है नहीं भाई, हटा दिया हमने इसको। सर यहां पर शुड हैव के साथ बीइंग आएगा नहीं। मॉडल एक्सिलरी हमें ये समझाती है कि मॉडल एक्सिलरी के साथ हम हैव लगाकर, जो कि खुद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं। तो शुड हैव बीन दोनों ऑप्शंस की कंसीडरेशन में आ गया। इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन बट द इंफॉर्मेशन, आगे लिखा है नॉट कन्वेड टू देम इन अ टाइमली मैनर। तो अब यहां पर हम क्या कहने की कोशिश करेंगे? द इंफॉर्मेशन हैज नॉट कन्वेड टू देम। आप कहेंगे सर यहां हैज नॉट कन्वेड अपनी जगह ठीक नहीं है, बात पास्ट की है तो पास्ट के अकॉर्डिंग वॉज नॉट कन्वेड। क्यों? क्योंकि अगर मैं हैज के साथ थर्ड फॉर्म लेकर चलता हूं तो मेरे दोस्तों यहां पर अधिकतर सेंटेंसेस में हमें इसका डूअर लिखा हुआ चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या है? नॉन डूअर। तो नॉन डूअर होने की वजह से पैसिव परिवार में जाना चाहिए। क्वेश्चन 22 पर काम करते हैं मेरे बच्चों। क्या कहता है? नीदर द एम्प्लॉइज हु ब्लैंक रेस्पॉन्सिबल। अब आप कहेंगे साहब यहां एम्प्लॉइज के साथ बात कही गई है, ठीक है ना जी। नीदर द एम्प्लॉइज हु ब्लैंक यहां हमारे सामने कही गई है रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेट रिपोर्ट नोर द सुपरवाइजर, ठीक है। तो भाई यहां पर अगर हम इस एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो हमें प्लूरल चाहिए। प्लूरल कहाँ है? आप कहेंगे सिर्फ यहीं पर है। तो आगे के आंसर को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, एक से अगर हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया तो। आइए बाबू क्वेश्चन 23 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने कहता है क्या? सिंस लास्ट मंथ द टीम मेंबर्स ब्लैंक वर्किंग टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट एंड दे ब्लैंक मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, ठीक है जी। सिंस लास्ट मंथ, सर ये सिंस और फोर हमें जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है कि हम लोगों को यहां पर क्या चीज चाहिए? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस लिहाज से डी ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हो गया। सिंस द लास्ट मंथ द टीम मेंबर्स ब्लैंक वर्किंग टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट एंड दे ब्लैंक मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, ठीक है जी। अब अगर बात को हम ध्यान से समझें तो दे के साथ हैज का ताल्लुक नहीं है, हैव चल सकता है। हमारे सामने यहाँ पर अगर हम हैड बीन कर देंगे तो रिलेटिवली पास्ट प्रेजेंट नहीं सेटिस्फाई हो पाएंगे। हटाओ भैया, करेक्ट आंसर सेकंड के अलावा कुछ और नहीं हो पाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर काम करते हैं। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंट पोजीशन ब्लैंक क्वालिफाइड। तो बाबू यहां पर जो भी लिखा है इसमें से नीदर कहा है तो नीदर का मतलब 0/2 होता है, यानी कि दो में से कोई भी नहीं। आइदर का मतलब 1/2 होता है। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो सिंगुलर हम जाएंगे। सिंगुलर एक ही जगह हमारे पास ओके कर रहा है बात, एंड दैट्स बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन 25 पर हम काम करते हैं। द एंटायर टीम अलोंग विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। दोस्तों यहां जो लिखी हुई बात है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंटायर टीम के अनुसार हमें जाना है, लिखा है वर्किंग डिलीजेंटली टू मीट द डेडलाइन। अब ध्यान से समझना, जो टीम है ना वो अपने आप में क्या है? टीम अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन के ये सारे लोग जो हैं, ठीक है जी, ये सारे इकट्ठे मिलकर किसी एक गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो टीम है कलेक्टिव नाउन यूनिफाइड सेंस में काम कर रही है। तो सिंगुलर के हिसाब से हम कहाँ जा सकते हैं? यहीं पर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मेरे प्यारे दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों आप लोगों को मेंस लेवल पर बेहतरीन लेवल पर ले जाने के लिए अब मैं आप लोगों के लिए
मेंस के लिए जो कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, उनमें पीवाईक्यू तो होंगे ही मेरी तरफ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन अब आपके लिए दिन रात एक मेहनत करने का एक नेक्स्ट लेवल भी मेरे के सामने आ गया है, क्योंकि ये नहीं है कि ये सीजीएल मेंस आपका है, ये सीजीएल मेंस मेरा भी है। समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि जब तक जो बच्चा सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं है, उसके अलावा अगर मैं हूं, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। और जो बच्चा सीरियस है, जिस बच्चे ने अपने समय को भी बचाना सीखा मेरे साथ, अपने पैसे को भी बचाना सीखा और अपना बेवकूफ बनाने से बचाया अपने आप को, उन सभी बच्चों के लिए अब मैं कॉम्प्रीहेंशन वाली जो क्लासेस आपके लिए तैयार कर रहा हूं, वो सारी रिसेंट द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी से आपके लिए तैयार कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर तैयारी कराने वाला हूं मैं आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन पर। लेकिन कंडीशन एक ही मेरे बच्चों, सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखते जाओगे तो मेरा यकीन मानना मैं आपको लेवल अप कर दूंगा। लेकिन अगर सारी क्लासेस को सीक्वेंस में नहीं देखेंगे, आपको ये लगेगा कि सर वॉइसेस की दिक्कत कौन देखेगा, छोड़ो हटाओ। आप नहीं जानते दोस्तों, आप पूरी वीडियो से एक क्वेश्चन भी अगर इग्नोर कर गए और वही या उसी जैसा कोई क्वेश्चन पेपर में आपके आ गया, उस दिन इस बात का दुख महसूस होगा। खैर, निश्चिंत रहकर मस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।